नमस्ते दोस्तों, साप्ताहिकी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम बेहद ही कम समय में आप तक पहुंचाते हैं ग्रीन टीम के द्वारा जुटाई सारी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहे हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते क्या क्या रहा खास। तो आइए साप्ताहिकी की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की से, जिसमें हमने आपको बताया जौ में लगने वाली रोग और कीट के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सब अपने घर में जौ लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली फसल जौ ही थी। जौ की खेती रूस, यूक्रेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और इंडिया में होती है। जैसे हर फसल में रोग और कीट लगते हैं, वैसे ही जौ में भी रोग और कीट लगते हैं। तो इस बार हमारे कार्यक्रम बातें खेती की में हमारे एक्सपर्ट ने जौ में लगने वाली रोग और कीट के बारे में हमें बताया, साथ ही में उनके रोकथाम के लिए उपाय भी बताया। तो आइए नजर डालते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की पे। आज हम बात कर रहे हैं जौ की। अगर किसान जौ की खेती करता है तो उसमें बहुत जाहिर सी बात है कि रोग और कीट लग ही जाते हैं। तो वो कौन सी प्रजातियों का चयन करे जिससे इन परेशानियों से किसान बच सके? देखिए, हमने जैसा कि बताया जी। कि एक छिलके वाली, एक बगैर छिलके वाली जी। और तीसरी माल्टा जी। के लिए जो प्रजातियां हैं। अब प्रजातियां तो बहुत हैं, जी। लेकिन हमको जब इसका सिलेक्शन करना है, जब चुनाव करना है, तो इस बात को देखना है कि हम ऐसी प्रजाति का चयन करें जिसमें रोग और कीट बहुत कम लगें। बिल्कुल। और विशेषकर जो है जौ में रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो रोग से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रजातियां का चयन किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी देख लिया जाए कि हमारा जो हम बोने जा रहे हैं वो क्षेत्र हमारा सिंचित है या असिंचित है। जी। उसके साथ साथ जौ ऊसर जमीन में भी, जो हल्की ऊसर जमीन होती है, उसमें भी जौ पैदा हो जाता है। जी। तो अगर हमारी जमीन ऊसर है, हल्की ऊसर है, तो उसके लिए भी हमारी प्रजाति का सिलेक्शन हमको अलग करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में हमारी पहली प्रजाति है ज्योति। जी। और ये प्रजाति जो है सिंचित क्षेत्र के लिए है और विशेषकर ये कंडुआ और इस टाइप के लिए अवरोधी है। आपसे जानना चाहेंगे और कौन से उपाय कर किसान अपनी फसल को रोग और कीट से बचा सकता है? देखिए, जब हमने प्रजातियों का चुनाव कर लिया, जी। तो प्रजातियों का चुनाव करने के बाद अब हमारे बीज को बोने की बात आती है। जो प्रजाति बिल्कुल। हमने चयन की है जी। उसको बोने की बात आती है। जी। तो बोने से पहले हमें बीज का उपचार भी कर लेना चाहिए, जी। क्योंकि जौ की खेती में फफूंदी जनित रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये बीज जनित रोग ही होते हैं, बीज से ही ये रोग आते हैं। जी। तो ऐसी दशा में अगर हम प्रिकॉशन लेकर के पहले ही बीज को हम उपचारित कर लेंगे तो खड़ी फसल में फिर हमारे रोग की संभावना कम ना हो के जाएगी। बराबर हो जाएगी। जी। तो बीज को उपचार करने के लिए हमें बहुत से रसायन हैं। आप उनमें से कोई भी एक रसायन जो है लेकर के और बीज को उपचारित कर लिया जा सकता है। जैसे थीरम है, जी। कैप्टान है, जी। वावस्टीन है और जैव कवकनाशी प्रजाति आधारित जो है ये ट्राइकोडर्मा जिसे कहते हैं, जी। ये भी बहुत ही अच्छा है जो हमारे फफूंदी को मारने के लिए। तो दोस्तों, हमारे बातें खेती की के दूसरे अंक में हमने बात की रजनीगंधा की खेती पर। दोस्तों, सजावटी फूलों में रजनीगंधा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में रजनीगंधा की खेती करके किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। रजनीगंधा के फूलों की माला तो बनती ही है, साथ ही में गजरे के रूप में भी इन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन फूलों से सुगंधित तेल, अगरबत्ती और परफ्यूम भी बनाया जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे कार्यक्रम बातें खेती की से जानना चाहेंगे कि रजनीगंधा की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। देखिए, जहाँ तक जलवायु की बात है, जी। जलवायु से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि एक बार लगाने के बाद ये 3 साल तक जो है हमें फसल देता है, जी। तो इसलिए ये जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों को सहन करने वाला पौधा है। जी। इसके फूल अधिकतर जो है जाड़ों में बहुत ज़्यादा आते हैं, जी। इसलिए इसकी समशीतोष्ण जलवायु जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। जी, ये तो हुई जलवायु की बात, लेकिन अगर हम भूमि की बात करें तो कैसी भूमि उपयुक्त होती है? देखिए,
इसमें 3 कंडीशंस हैं जी बलुअर दोमट भूमि होनी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ भूमि बलुअर दोमट होती है। जी और उसमें दूसरी बात जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, भराव पानी का भराव ज़्यादा ना हो। जी और तीसरी, जहाँ पर खेत हैं वहाँ पर पेड़ों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। जी छायादार जगह में इसकी खेती अच्छी नहीं होती है। जी जी रजनीगंधा की खेती के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, साथ ही में इनका बीज का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बीज की बात आती है, जी इसके कंद लगाए जाते हैं, बल्ब लगाए जाते हैं। जैसे प्याज हमारा होता है उसी तरीके से ग्लाइडुला के जो कंद होते हैं, इसी जी। तरीके से हमारे इसके रजनीगंधा के भी कंद होते हैं जी और इन कंदों को लगाया जाता है। तो इनके कंदों के लिए लगाने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 1200 से लेकर के 1500 कंद की आवश्यकता पड़ती है। जी ये 1200 से 1500 की बात जो हम करते हैं, एक निश्चित बात नहीं कहते हैं कि हम 1200 हमें कंद चाहिए। जी। उसका एक कारण ये है कि जो कंद का हमारा आकार है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का जो कंद का आकार होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जी अब अगर से छोटा है तो मात्रा बढ़ जाएगी, बड़ा है तो मात्रा कम हो जाएगी। जी। इसलिए 1200 से 1500 कंदों की आवश्यकता 1 हेक्टेयर के लिए पड़ती है। पर्याप्त होती है। जी अब आती है बात कि बीज उपचार कैसे करें। जी तो 0.25% हम कैप्टान का घोल ले लेते हैं। जी अब 0.25% को ये वैज्ञानिक भाषा में है, तो किसान की भाषा में हम ये कहेंगे कि 2.5 ग्राम कैप्टान को लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं। जी तो अब जितना ही मात्रा आपकी बीज की है उसी हिसाब से पानी बढ़ा लीजिए और उसी हिसाब से उसी अनुपात में दवा बढ़ा लीजिए। तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर कैप्टान को लेकर के उसका घोल बनाएंगे और घोल बना करके उसमें डुबोएंगे जी और डुबोने के बाद उसमें थोड़े समय तक रखने के बाद इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर छाया में रख देंगे ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। जी तो इस तरीके से इसका जो है बीज उपचार जी। हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे अपनी डायरी पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों अब नज़र हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको खेती बाड़ी, सामाजिक विकास और कृषि में हो रहे तमाम हलचलों से रूबरू कराते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखे अपडेट। तो आइए जानते हैं किन किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी 7 महीनों पुरानी पाबंदी हटा ली है। भारतीय आयातकों द्वारा खराब गुणवत्ता वाला माल भेजने की वजह से मई 2015 में सऊदी अरब के संबंधित प्राधिकरण ने हरी मिर्च के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। स्थानापन्न के बाजार के कम विकल्प होने की वजह से भारतीय हरी मिर्च निर्यातकों के लिए सऊदी अरब बाजार का खुलना बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में भारतीय मिर्च की मांग कम होने के कारण भारतीय निर्यातक मुख्य रूप से पश्चिमी एशियाई देशों की मांग पर निर्भर रहते हैं। हालांकि सब्जियों के निर्यात की कुल मात्रा में इसका प्रतिशत काफी कम रहता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत का दुग्ध उत्पादन साल 2015-16 में बढ़कर 14.63 करोड़ टन होना अनुमानित है, जबकि दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़कर 302 ग्राम हो गई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाई गई न्यूनतम मात्रा से अधिक है। पहली बार दुग्ध उत्पादन में 6.3% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में केवल 2.2% की बढ़ोतरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर हो, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में वो विकसित डेयरी देशों के औसत से बेहद पीछे है। अब दलहन की ग्रीष्मकालीन खेती की जाएगी। इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक अप्रैल, मई और जून में जो खेत खाली पड़े रहते हैं, उनमें उड़द और मूंग की खेती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के तमाम राज्यों के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इससे दलहन की पैदावार करीब 20 लाख टन बढ़ सकती है। ICAR और IIPR ने कानपुर में गैर पारंपरिक क्षेत्रों में
दलहनी फसलों का प्रसार नाम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन ICAR के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर DB सिंह ने किया। इन 2 दिवसीय कार्यशाला में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 10 राज्यों के दलहन विज्ञानी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कच्चे शहद, उपकरण, बक्से, फूड ग्रेड कंटेनर और वैक्स पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन और कृषि में विविधता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। उन्नतिशील शहद उत्पादकों की मांगों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने कच्चे शहद पर वैट समाप्त करने का फैसला जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में शहद उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मधुमक्खी पालकों को 50 बक्सों पर दी जाने वाली सब्सिडी अब 100 बक्सों पर लागू होगी और मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा जाएगा। ज्यादातर लोगों की राय है कि दिल्ली की आबो हवा साफ करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले को दोबारा लागू किया जाए। दरअसल ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया था। सभाओं में शामिल करीब 80% लोग इसको लागू करने के लिए रजामंद दिखे। अगला ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में 15 अप्रैल से 15 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दुपहिया और महिलाओं को इसके दायरे में नहीं रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड ब्यास, रावी और पब्बर नदियों पर इको फ्रेंडली तकनीक से 22 प्रोजेक्ट्स बनाएगा। नदियों के बीच प्राकृतिक रूप से बने भूखंडों में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स के लिए डैम के बजाय छोटी छोटी झीलों का निर्माण होगा। इन झीलों में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने 22 प्रोजेक्ट्स के लिए साइट्स चिन्हित कर ली हैं। इसके लिए नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय भारत सरकार ने पहली किश्त बोर्ड को जारी कर दी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय कामगारों को खाड़ी क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए मिग कॉल नाम से एक ऑफलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक मिग कॉल उन कामगारों के लिए उपयोगी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब इस ऐप से उन्हें किसी भी आपात स्थिति में जरूरी सहायता मिल पाएगी। मिग कॉल मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के बाद ऐप अपने आप कॉल सूची में 10 हेल्पलाइन नंबरों को सेव कर लेता है। वर्तमान में मिग कॉल केवल 6 खाड़ी सहयोग परिषद देशों कतर, ओमान, UAE, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में उपलब्ध है। स्पेन की कंपनी टेलगो की ट्रेन को दिल्ली से मुंबई रेल मार्ग की मौजूदा पटरियों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रयोग के तौर पर चलाया जाएगा। इस ट्रायल के परिणाम के आधार पर रेलवे दूसरे रेल मार्गों पर भी तीव्र गति की ट्रेनों का परिचालन शुरू करने पर विचार करेगा। स्पेन की कंपनी ने अपनी हल्की और तेज गति से चलने वाली ट्रेनों को मुफ्त में प्रायोगिक तौर पर चलाने की पेशकश की है। अगर मौजूदा पटरियों पर ही टेलगो ट्रेन 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो दिल्ली से मुंबई की यात्रा में महज 12 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी आपके मुनाफे से जुड़ी हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों अब बात करते हैं आपके मुनाफे से जुड़ी हुई, यानी बात हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की। दोस्तों जिसमें हमने आपको बताया कि कृषि मंत्री के मुताबिक इस साल देश में तुअर का उत्पादन 9% से ज़्यादा घटकर करीब 6 साल के निचले स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही में हमने आपको बताया गेहूं उत्पादन 1036 लाख टन और चावल उत्पादन 938 लाख टन होने का अनुमान है। और हमने आपको बताया कि साल 2015-16 के दौरान कैस्टर सीड में ज़ोरदार इजाफा होने के अनुमान के बारे में। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की में। 2
तुअर, चना, मूंग और उड़द उत्पादन को लेकर कृषि मंत्री का अनुमान। जी हाँ, कृषि मंत्री के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान देश में तुअर का उत्पादन 28.1 लाख टन हुआ था और इस साल ये घटकर 2009-10 के बाद सबसे निचले स्तर 25.5 लाख टन तक रहने का अनुमान है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर में जब साल 2015-16 के लिए पहला एडवांस अनुमान जारी किया था, तब देश में तुअर उत्पादन 26.1 लाख टन और 2014-15 में उत्पादन 27.8 लाख टन होने का अनुमान लगाया था। यानी कृषि मंत्री के मुताबिक 2015-16 के लिए तुअर उत्पादन अनुमान में जहां कटौती की गई है, वहीं 2014-15 के उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक चना उत्पादन 81 लाख टन के करीब मुमकिन है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू के मुताबिक कृषि मंत्री ने इस साल देश में चने का उत्पादन 7.6 लाख टन से बढ़कर 80.9 लाख टन होने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्री के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान देश में 73.3 लाख टन चने का उत्पादन हुआ था। इससे पहले सितंबर में 2014-15 के लिए जब चौथा एडवांस अनुमान जारी किया गया था, तो पिछले साल चने का उत्पादन 71.7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था। यानी कृषि मंत्री ने पहले भी चने के उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी की है और इस साल तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चना उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। वहीं उड़द उत्पादन में गिरावट और मूंग उत्पादन में इजाफा होने का अनुमान। जी हाँ, पीटीआई में छपे कृषि मंत्री के इंटरव्यू के मुताबिक उड़द के उत्पादन में गिरावट होने का अनुमान है, जबकि मूंग उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री के मुताबिक उड़द उत्पादन 11.22% घटकर 17.4 लाख टन होने का अनुमान है। साल 2014-15 के दौरान उड़द उत्पादन 19.9 लाख टन होने का अनुमान लगाया था। वहीं 2015-16 में मूंग उत्पादन करीब 50,000 टन बढ़कर 15.50 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। वेद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर कृषि मंत्री यानी कि राधा मोहन सिंह ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में दलहन के उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है, आपसे जानना चाहेंगे कि राधा मोहन सिंह ने दलहन के उत्पादन में किस तरह की कटौती की है। जी मैं बताना चाहूँगा, देखिए 2014-15 के बाद जैसे अगर हम तुअर का जो उत्पादन है उसकी बात करें तो तकरीबन 28.1 लाख टन तुअर का उत्पादन हुआ था और इस साल ये घटकर 2009-10 के बाद जो सबसे निचला स्तर था वहाँ तक आ चुका है। तकरीबन 25.5 लाख टन इस साल तुअर का उत्पादन होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो हालांकि अब इससे पहले जब केंद्र सरकार ने सितंबर में जब साल 2015-16 के लिए जब पहला एडवांस अनुमान जारी किया था, तब देश में तुअर का उत्पादन 26.1 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था और 2014-15 में अगर ये उत्पादन की बात करें तो यही 27.8 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था। बिल्कुल, उसके साथ साथ विजय आपसे जानना चाहेंगे, अगर उड़द और मूंग की बात करते हैं तो इस साल उड़द और मूंग का उत्पादन किस तरह का रह सकता है कृषि मंत्रालय के मुताबिक? जी अब बताना चाहूँगा कि इस साल जो उड़द और मूंग का उत्पादन है उसमें भी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम उड़द की बात करें तो इस साल देश में उड़द का जो उत्पादन है उसमें थोड़ा सा गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि मूंग की उत्पादन की बात करें तो मूंग के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं और चावल के उत्पादन की। कृषि मंत्री के मुताबिक गेहूं उत्पादन 938 लाख टन और चावल उत्पादन 1036 लाख टन होने का अनुमान। जी हाँ, वर्ष 2015-16 के लिए फसल उत्पादन का दूसरा अनुमान आना अभी बाकी है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पहले ही फसल उत्पादन के आंकड़ों के बारे में बताया है। जी हाँ, कृषि मंत्री के मुताबिक इस साल देश में गेहूं के उत्पादन में करीब 49 लाख टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान है और उत्पादन बढ़कर 938.2 लाख टन तक पहुंच सकता है। कृषि मंत्री के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान देश में फसल कटाई के समय हुई बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं उत्पादन घटकर 865.3 लाख टन रह गया था। वहीं चावल उत्पादन में कमी आने की आशंका जताई है। जी हाँ, पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कृषि मंत्री ने माना कि इस साल देश में चावल उत्पादन में
कमी आने की आशंका है। उनके मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में चावल उत्पादन करीब 2% घटकर 1036.1 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2014-15 के दौरान देश में 1054.8 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। हालांकि कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान भी लगाया गया है। पीटीआई में छपे कृषि मंत्री के इंटरव्यू के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 11.4 लाख टन बढ़कर 25.31 करोड़ टन होने का अनुमान है। उनके मुताबिक साल 2014-15 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 25.20 करोड़ टन हुआ है। वे जी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले गेहूं के लिए कि गेहूं के लिए राधा मोहन सिंह यानी कि जो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह है, उन्होंने गेहूं के उत्पादन के आंकड़े क्या बताए हैं? जी बताना चाहूँगा कि कृषि मंत्री के अनुसार जो गेहूं का जो उत्पादन है इस साल थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद है। चूँकि अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल 2014-15 में हमने देखा था कि जो कारण जो बेमौसम बरसात हुई थी उससे जो गेहूं की जो खड़ी फसल थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, वो फसल खराब हो गई थी अगर हम 2015 की बात करते हैं। लेकिन इस साल जो गेहूँ का जो उत्पादन है वो बेहतर होने के आसार लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 938 लाख टन गेहूँ का उत्पादन होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तकरीबन अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं 49 लाख टन ज़्यादा है। 49 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है और टोटल जो उत्पादन है तकरीबन 938.2 लाख टन गेहूं का उत्पादन इस साल बढ़कर पहुँच सकता है। तो दोस्तों रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम पूछे अपना सवाल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों अब बात हमारे कार्यक्रम पूछे अपना सवाल की, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी से जुड़े सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। चलिए फिलहाल देखते हैं अपना कार्यक्रम पूछे अपना सवाल। हेलो, हरिराम जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं सोनल बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम जी नमस्कार। जी पिछले दिनों आपका शायद आम की खेती के लिए आप कुछ पूछना चाहते थे। हाँ पूछें, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरे पास 2 आम के पेड़ है, 4-5 साल के। पिछले साल तो उसके फूल और छोटे छोटे आम लगे थे, इस बार नहीं लगे हैं, तो उसके लिए क्या है? देखिए आम की एक सबसे बड़ी बात होती है मैंगो वियरिंग। एक साल आम आता है और एक साल आम नहीं आता है। अच्छा जी ये बात है। हाँ जी, मैंगो वियरिंग में एक साल आम आएगा, एक साल जो है उसकी फिर कली निकलती हैं, कल्ती निकलती रहती हैं और नई पत्तियां निकलती हैं, तो दूसरी साल फिर आम नहीं आता है। ठीक है, अभी छोटा ही है, वो वजह भी हो सकता है जी। क्या छोटा होने की वजह भी हो सकता है? 4-5 साल का ही है अभी। 4-5 साल का है? हाँ। नहीं तो देखिए 5 साल पर तो जाकर के आम पे फल लगना शुरू हुई होता है। हाँ जी। हाँ तो अब 5 कितने साल में होता है डॉक्टर साहब? देखिए आम का बाग लगाने के बाद 5वीं साल में बौर आना शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन पहली साल में जब बौर आए, 5वीं साल में जो पहला बौर आएगा उस बौर को तोड़ देना चाहिए, उससे फल नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। अगली साल और इस पर कोई दवाई पानी की छिड़कना पड़ता है क्या? क्या चीज? कोई दवाई छिड़कनी पड़ती है क्या? देखिए दवाई, इसमें कोई बीमारी अगर लगती तब दवाई की जरूरत है, फलत के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रश्न पूछने के लिए। डॉक्टर साहब अपने अगले कॉलर को कॉल लगाते हैं, सोनू पाल जी को। ये डेयरी फार्मिंग के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर ये पूछना था, जैसे मैं अभी गाय अच्छी नस्ल लेना चाह रहा हूँ। अभी तो मतलब अब लोकल गाय है, वो कम दूध देने वाली है, 1 लीटर या 2 लीटर देती है जी।
तो मैंने सर से मतलब मैसेज किया था कि अच्छी दूध देने वाली गाय का नाम बताओ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने देसी गायें रख रखी हैं हाँ हाँ और आप चाहते हैं कि हम डेयरी चलाएं, हाँ। तो आपको साहीवाल, साहिवाल। हाँ, थार पारकर, हाँ सिंधी, हाँ और जो बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली जो हमारी गाय हैं, विदेशी गाय हैं, जर्सी, जर्सी। हाँ हाँ, तो इन सर, गाँव को आप पालें। और सर एक साहिवाल कहाँ पे मिलेगी सर? कौन सी? साहिवाल। साहिवाल देखिए, साहीवाल, आप ये बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हैं? सर ग्वालियर जिले से बोल रहा हूँ। ग्वालियर से बोल रहे हैं, तो ग्वालियर में भी आपको ये साहीवाल मिल जाएगी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करें हाँ और वहाँ आपको ये जर्सी तो बहुत ही अधिक संख्या में आपको मिल जाएगी और साहीवाल भी वहाँ को मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही डेयरी फार्मिंग की ग्वालियर से। हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़े थे जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न किया था जम्मू कश्मीर से। ये कश्मीर बॉर्डर पर चाहते हैं डेयरी फार्म चलाना, तो ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ के लिए कौन सी ब्रीड जो है वो सबसे उपयुक्त रहेगी। आप इस बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर बॉर्डर जो है वो ठंडा इलाका है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो गाय पाली जाए जी। वो उस शीतकालीन मौसम को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हो। जी। तो ऐसी दशा में इनके लिए मैं कहूँगा कि गिर एक प्रजाति है, बरगुर दूसरी प्रजाति है और तीसरी जर्सी। जी। इन 3 गांवों की जो प्रजातियां हैं, अगर ये पालेंगे तो इससे इनको अच्छा दूध उत्पादन होगा। चलिए कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को और बात करते हैं प्रियंका जी से। पूछते हैं क्या है इनका सवाल। प्रियंका जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार मैम, मैं सोनल बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी, आपका पिछले दिनों कोई सवाल था, आप कुछ जानना चाहती थी गुलाब की खेती के बारे में? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती थी। एक्चुअली मेरे पास जो लैंड है वो बहुत ही कम है और मेरे को ये पता है कि अगर मैं स्मॉल स्केल पे करती हूँ तो इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर मी। जी। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर मैं स्मॉल से ही शुरू करना चाहूँ, क्योंकि अभी मेरा कोई इतना बैकअप नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, तो मैं अगर कुछ अपने से स्मॉल से इनिशिएट करना चाहूँ तो व्हाट विल बी गुड फॉर मी? देखिए, छोटे पैमाने पर करने में भी कोई परेशानी नहीं है और बड़े पैमाने पर भी करने की कोई परेशानी नहीं है। गुलाब की खेती तो हमेशा छोटे पैमाने से ही शुरुआत करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर जब आप छोटे पैमाने पर करेंगी तो उसी से फिर आपकी जो कलमें हैं अक्टूबर में जब उसकी छटाई करेंगी तो उसी से आप और पौधे बढ़ा सकती हैं। अब बात आती है कि आप कौन सी प्रजातियां इस्तेमाल करें। देखिए, 2 तरीके की है। एक तो इत्र निकालने के लिए हम गुलाब की खेती करते हैं और दूसरी खेती हम फूलों के लिए करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आप इत्र की खेती के लिए प्रजातियां चाहती हैं या फूलों की सजावट के या बाजार में मार्केटिंग के लिए भेजना चाहती हैं? सर मैंने पहले सोचा था ये परफ्यूमिंग के लिए, लेकिन जब मैंने परफ्यूम के लिए और रिसर्च करी, जब मैंने और पता किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जो मार्केट है उसका जो ऑयल की जितनी भी मार्केटिंग होती है वो बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। जी। तो मेरा ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि विल इट बी गुड और नॉट। देखिए, तो जो गुलाब के इत्र के लिए जो प्रजातियां हैं जी, इसमें दमिश्क जो है ज्वाला मैदानी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है और इसको आप यहाँ लगा सकती हैं। और हाँ, और फूलों के लिए अगर आप लगाएंगी तो पूसा अरुण, पूसा शताब्दी, पूसा अजय, पूसा कोमल, ये प्रजातियाँ जो है इंडियन वेटरनरी IARI जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की निकाली हुई प्रजातियां हैं और ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से।
साप्ताहिकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अब बात हमारे कार्यक्रम सफल किसान की। इस हफ्ते हमने आपको मिलवाया राधे श्याम पालीवाल से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा जिला बागपत है। बागपत जिला प्रगतिशील किसानों का गढ़ माना जाता है। महज 10 साल पहले शुरू हुई राधे श्याम की एक छोटी सी पहल ने इनकी तस्वीर बदल कर रख दी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद राधे श्याम जी को समझ आया कि गन्ने की खेती को सही ढंग से किया जाए तो काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। राधे श्याम के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर आसपास के कई किसानों ने गन्ने की खेती शुरू की। आज अमीन नगर सराय गांव के 80% किसान गन्ने की खेती करते हैं। इस इलाके में दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत दिखते हैं। तो आइए मिलते हैं इस सफल किसान से। उत्तर प्रदेश की पहचान गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में की जाती है और उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा जिला है बागपत। बागपत जिला प्रगतिशील किसानों का गढ़ माना जाता है और जिले का ही एक कस्बा अमीर नगर सराय गन्ने की खेती की प्रयोगशाला है। ये पहचान इस गांव को राधे श्याम जैसे प्रगतिशील किसानों की बदौलत ही मिली है। महज 10 साल पहले शुरू हुई राधे श्याम की एक छोटी सी पहल ने इनकी तस्वीर बदल कर रख दी। इस गांव में राधे श्याम की पुश्तैनी जमीन जायदाद भी है, जहां कई सदियों से इनकी पीढ़ियां खेती करती आ रही है। राधे श्याम का बचपन अमीर नगर सराय के खेत खलिहान की गोद में ही बीता है। इन्होंने स्नातक किया और इसके बाद कुछ दिनों तक गांव के स्कूल में ही मास्टर की नौकरी भी की, लेकिन इस नौकरी से संतुष्टि नहीं हुई, मन कहीं और ही था। पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे। जॉब के साथ में हम देखा कि भाई खेती में हमारा जो है उस लेवल पे मील लगने के बाद भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे कि जितनी हमें पैदावार अपने खेत से लेनी चाहिए उतनी हम ले नहीं पा रहे, और प्राइवेट जॉब में इतना पैसा मिल नहीं पा रहा। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या कि प्राइवेट जॉब छोड़ के हमने ये देखा कि किस कारण से हम पैदावार कम ले पा रहे हैं। हमने सबसे पहले वो कारण ही बदले। फिर सोचा क्यों ना कुछ किया जाए जिससे कि संतुष्टि भी हो और घर गृहस्थी भी सही से चले। फिर क्या था, खेती की सारी जानकारी हासिल कर राधे श्याम ने खेती में ही कुछ करने की सोची। काफी जद्दोजहद के बाद समझ आया कि गन्ने की खेती को सही ढंग से किया जाए तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। राधे श्याम पालीवाल की मेहनत के अच्छे परिणाम निकले। उनके गन्ने की फसल की पैदावार दोगुनी हो गई। कीड़े और रोग से फसल सुरक्षित रही। राधे श्याम के सफल प्रयोग से प्रेरित होकर आसपास के कई किसानों ने गन्ने की खेती शुरू की। आज अमीन नगर सराय गांव के 80% किसान गन्ने की खेती करते हैं। इस इलाके में दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत दिखते हैं। आज गांव का हर किसान गन्ने की खेती की बदौलत ही संपन्नता का जीवन जी रहा है। गांव में राधे श्याम की पहचान संपन्न किसान के तौर पर है। राधे श्याम अपनी मेहनत और सूझबूझ की बदौलत ही आज एक संपन्न किसान है। खेती की वजह से ही राधे श्याम का परिवार आज खुशहाली का जीवन जी रहा है। राधे श्याम खेती की वजह से ही अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहे हैं। जब आप 1 बीघे में कुल 10,000 8,000 की पैदावार ले रहे हैं और फिर वही पैदावार बढ़ के आपकी 15 से 20,000 के बीच पहुंच जाए तो आर्थिक स्थिति तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार ये गन्ने की फसल ऐसी है, एक बार इसकी आमदनी किसान को मतलब मिलनी चाहिए, उसके बाद मुश्किल हो जाती है छुटनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कोई भी सब्जी हो रेट के ऊपर है, ये इसका फिक्स रेट है, हमें एक रेट मिलना ही है, लेकिन निकलने के ऊपर है। फिर आमदनी 60 कुंटल निकल रहा है तो घट गया, हमारे 100 भी निकल सकता है, 80 निकल सकता है। तो एक आमदनी फिक्स है, रेट फिक्स है इसका। इसके रेट में सबसे बड़ा यह है कि एक रेट आपको जो मिलना है मिल से मिलना ही है।
तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। किसान इसलिए इस खेती को मुश्किल ही छोड़ पाएगा। राधेश्याम की पत्नी पूनम पालीवाल बताती हैं कि आर्थिक स्थिति बेहतर होने से जिंदगी में बदलाव तो आ ही जाता है। दूसरी ओर वे कहती हैं कि हम खेती बाड़ी नहीं छोड़ सकते, उससे मेरे परिवार का बहुत अधिक लगाव है। इसी के बलबूते हम अपने बच्चों को भी जो दे पा रहे हैं, दे रहे हैं। नौकरी जब छोड़ी थी, थोड़ा मैनेज करने में उनको थोड़ी सी शुरू में परेशानी आई, लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों की सभी पढ़ाई लिखाई सब टोटल बहुत अच्छे से है। सभी फैमिली के मेंबर्स साथ देते हैं, मतलब सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और मैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य खेती के व्यवसाय से खुश हैं। बहुत अच्छा मिल रहा है। राधेश्याम बताते हैं कि किसान अगर गन्ने की अच्छी किस्म के बीज बोए और फसल की अच्छे से देखरेख करे, समय पर पानी और खाद देते रहे, तो कभी भी कृषि में होने वाली हानि नहीं हो सकती। हमारे ये कानूनी मिल 2002 में लग गया था यहाँ पे। 2003 में इसने काम शुरू कर दिया था। तो वहाँ से हमने गन्ना पुचाना गेट पे और कुछ सेंटर पे डालना शुरू किया। हमारा थोड़ा सा आमदनी का और जरिया बढ़ा, तो फिर खेती में नए नए तरीके, वैज्ञानिक तरीक़ों से भी दवाई वगैरह समय पे, खाद पानी, इसके अलग फिर नए बीज लाना, कौन सा बीज ज़्यादा स्कोप का है, पैदावार किस में ज़्यादा है। उसके बाद फिर ट्रैक्टर, फिर दूसरा ट्रैक्टर, उसके साथ में समय का सबसे बड़ा सदुपयोग है खेती में कि समय पे अगर पानी, समय पे खाद, दवाई दी जाए तो खेती में आज के टाइम में नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छा स्कोप है। और टीचिंग छोड़ने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम खेती में कभी डाउन जा रहे हैं, अप ही चले। और आज की डेट में लगभग एकड़ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 450 से 500 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में निकल जाता है। तो दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम आरोग्यम की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम साप्ताहिकी में। दोस्तों, अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी बात हमारे कार्यक्रम आरोग्यम की, जिसमें हमने बात की सैनिटरी पैड्स के बारे में। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हर महिला अपनी पूरी जिंदगी में 16,800 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। इन पैड से महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो रहा है, साथ ही ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन पैड्स में कई सारे हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कि डाइऑक्सिन, रियॉन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और इससे कई सारे बीमारियों का भी खतरा होता है, जैसे कि बांझपन की समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मधुमेह, तनाव, डायरिया का खतरा। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे कार्यक्रम आरोग्यम पर। दोस्तों, आज आरोग्यम में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो थोड़ा सा गंभीर ज़रूर है, लेकिन जब बात आपकी सेहत से जुड़ी होती है तो हम हर विषय पर चर्चा करते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे कप के बारे में, ऐसे क्लोथ्स पैड के बारे में जिन्हें आप अपने माहवारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कप और ये क्लोथ पैड्स हैं क्या। एक सर्वे के अनुसार हर महिला अपने जीवन में लगभग 16,800 सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती है। इन पैड्स को इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो रहा है, साथ ही ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन को बनाने में कई तरह के केमिकल्स जैसे डाइऑक्सिन्स, रेयॉन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और कृत्रिम खुशबू वाले पदार्थ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स होने के कारण महिलाएं कई प्रकार के रोगों का शिकार हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से बांझपन की समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, मधुमेह, तनाव, डायरिया, गुप्तांग पर सूजन, फंगस लगना, खांसी, जुकाम, बुखार, ओवेरियन कैंसर, हार्मोन डायस्फंक्शन शामिल हैं। इस्तेमाल करने में आसान और अन्य विकल्प ना होने के कारण महिलाएं
डिस्पोजेबल पैड्स इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे विकल्प भी बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें इन पैड्स की जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे पीरियड कप्स और सूती कपड़े से तैयार पैड्स, जिन्हें एक बार खरीदकर आप कई बार इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ना तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और ना ही प्रकृति के लिए। इन्हें कई महिलाएं इस्तेमाल भी कर रही हैं। आइए आज आरोग्यम में बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स और सूती पैड्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे कि ये मेंस्ट्रुअल कप यानी ये माहवारी कप और ये क्लॉथ पैड्स क्या हैं, लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका जैन, जो कि हाइजीन एंड यू नाम से एक कंपनी चला रही हैं और इस पैड को और इस मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट कर रही हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। थैंक यू रेखा। प्रियंका, भारत जैसे देश में जहाँ पर माहवारी से जुड़ी कई तरह की अवधारणाएं हैं और सैनिटरी नैपकिन हुआ, क्लॉथ पैड्स हुआ, इन पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, हिचकिचाती हैं लड़कियाँ भी। तो ऐसे में आपकी ये जो ड्राइव है मेंस्ट्रुअल कप की, जो कि बहुत मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में लॉन्च करना, कब आपने शुरुआत की और क्यों आपके जहन में ये प्रश्न आया या क्यों आपके जहन में ये आइडिया आया कि इस तरह का कप, इस तरह के पैड्स आपको इंडिया में भी लाने चाहिए? दरअसल इंडिया में तो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल कप्स 2010 से हैं, पर जैसे आपने बोला कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो इंडिया में होने के बावजूद भी इसके बारे में किसी ने ज़्यादा बात की नहीं। वो थे और बहुत कम लोग उन्हें तब से यूज़ कर रहे हैं, बट आज तक भी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लास्ट ईयर मैं अपना कप जब भी यूज़ करती हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि मुझे ये कितना पसंद है और आसपास लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसे क्यों यूज़ करती हो और कोई यूज़ क्यों नहीं करता। तो मैं उन्हें बता रही थी कि इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके एनवायरनमेंट पे कितने बेनिफिट्स हैं। और जब मैंने यूज़ करना शुरू करा उसके बाद मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं नॉर्मल सैनिटरी पैड फिर से यूज़ करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इंकरेज किया कि मैं बाकी लोगों को भी बताऊं इसके बारे में, ताकि वो भी इसे यूज़ करें। अच्छा प्रियंका, अगर हम शी कप और सैनिटरी नैपकिन की बात करें तो ये है क्या, कैसा है ये दिखने में? मेंस्ट्रुअल कप्स जैसे यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं 2-3 अलग अलग तरह के। ये सिलिकॉन का बना होता है जिससे बेबी बॉटल्स की निपल्स बनती हैं, उस मटेरियल का होता है, मेडिकली सेफ मटेरियल है। एंड छोटा सा है, लोगों को अलग अलग साइजेस में भी आता है। सो ये और छोटा है छोटी लड़कियों के लिए। और ये क्लॉथ पैड्स हैं, कपड़े के बने हैं, कॉटन क्लॉथ के। नॉर्मल जो सैनिटरी पैड है उस तरह से शेप करके, क्योंकि जो रेगुलर ओल्ड डेज में लोग कपड़े यूज़ करते थे उसमें प्रॉब्लम होती थी कि वो हिल जाता था और फिर सैनिटरी पैड्स आए विंग्स के साथ। तो अब ये क्लॉथ पैड्स भी आ रहे हैं विंग्स के साथ, आप इसमें पीछे इसको ऐसे क्लिप भी कर सकते हैं। मतलब प्रियंका, पहले समय में लेडीज़ जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनको होते थे या पीरियड्स जब उनको होते थे तो वो कपड़े का इस्तेमाल करती थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि वो कपड़ा अरेंज कहाँ से किया जाए। बाई चांस वो कहीं बाहर गई हैं पार्टी वगैरह में या किसी रिश्तेदार के घर गई है, वहाँ पर अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये जो रेडी टू यूज़ है क्लॉथ पैड्स, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे उनके लिए और कंफर्टेबल भी रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसको यूज़ कैसे किया जाए, पैड्स को भी और कप्स को? कप्स को यूज़ करने के लिए इनको इंटरनली पहनते हैं, जैसे टैम्पॉन्स पहनते हैं, तो इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं या फिर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, जिससे इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। तो अब ये देख रहे हैं आप, पॉइंटेड काफ़ी छोटा हो गया। तो इसको ऐसे फोल्ड करके आप ऐसे योनी में इसको अंदर डालते हैं, जैसे ही डाल के आप छोड़ेंगे वो खुल जाएगा। और खुलने के बाद बस आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, ये ब्लड कलेक्ट करता है, जिससे कि एक्चुअली पैड्स में कलेक्शन की जगह ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ये कलेक्ट करता है, तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर इसको जब ये पूरा भर जाए, 3 से 10 घंटे के बीच में ये भर जाता है, तो आप इसको ऐसे बेस को पकड़ के पिंच करके निकाल के इसको खाली करें, नॉर्मल पानी से धोएं और वापस वही फोल्ड करके वापस पहन लें। मतलब तो इसको यूज़ करने का प्रोसीजर भी काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल है। और पूरी साइकिल में आप इसे नॉर्मल बस पानी से, पीने वाला पानी अवेलेबल हो तो उससे धो लें, कभी कभी 1-2 बारी पूरे साइकिल में माइल्ड सोप से वॉश कर लें। और हर महीने
साइकिल के बाद और अपनी नेक्स्ट साइकिल से पहले इसको पतीले में उबाल लें। गरम 5 से 10 मिनट पानी उबल जाए तो उसमें कप डालिए और 5 से 10 मिनट के लिए उसको उबलने दें, ताकि ये पूरी तरीके से हाइजीनिक हो यूज़ करने के लिए, कोई भी जीवाणु है वो इन्फेक्शन ना फैलाए, तो इसलिए इसको धो लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी। तो बॉइलिंग से सारे बैक्टीरिया बिल्कुल अच्छी तरह से किल हो जाते हैं। उसके बाद ये एक क्लॉथ बैग में आता है, तो आप बस उसमें डाल के उसको पूरा महीना स्टोर करके रख सकते हैं। प्रियंका, ये तो आपने मुझे इस कप के बारे में बताया कि ये सिलिकॉन से बनकर तैयार होता है, और जो कि बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मिल्क बॉटल होती है उसमें भी यही मटेरियल यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं इस क्लॉथ पैड की बात करूँ तो ये किससे तैयार होता है? ये कॉटन क्लॉथ से बनता है और अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ हैं। तो ये वाला है, इसमें एक पतला सा लेयर प्लास्टिक का भी रहता है जो इससे लीक प्रूफ बना देता है। और अगर आप ये दूसरा वाला देखें तो इसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है और ये थोड़ा पतला है, पर इसके साथ ये इंसर्ट अलग से आता है। तो जब हैवी फ्लो है आप ये एक्स्ट्रा इंसर्ट रख के इसको रख सकते हैं। आप ये और भी ले सकते हैं, 2 इंसर्ट्स लगा सकते हैं ताकि वो लीक ना करे। तो दोस्तों, आज हमने बात की हमारे कार्यक्रम बातें खेती की, देश डायरी, खबर मुनाफे की, पूछे अपना सवाल, सफल किसान और आरोग्यम के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का। अगले हफ्ते फिर लौटूंगी कुछ और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।